हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आप सबका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से। तो पहला न्यूज है हमारा, यूनस लेड बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट स्वोन इन। तो लास्ट जो हमने न्यूज एनालिसिस डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि कैसे जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो देश छोड़ करके चली गई हैं। फिलहाल वो भारत में है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो जो प्रोटेस्टर्स थे वो एक इंटरिम गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे, और वो इंटरिम गवर्नमेंट वो चाहते थे कि मोहम्मद यूनुस जो एक नोबेल पीस प्राइज विनर है और वहां के ग्रामीण फाउंडर माने जाते हैं, वो उनको जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो लीड करे। तो a 17-member interim government in Bangladesh under the leadership of Nobel laureate Mohammad Yunus was sworn in on 9th August, 3 days after Sheikh Hasina stepped down as the prime minister and left the country amid mass protests. So President Mohammad Shahabuddin administered the oath to the 84-year-old as the chief advisor of the interim government and the cabinet members at the ceremony held in Bang Bhavan, द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स। तो कभी कभी आपको स्टेट पीसीएस वगैरह में ऐसा सवाल पूछ लेता है कि बंग भवन वगैरह किस बारे में बोला जाता है या किस बिल्डिंग को डिनोट किया जाता है इस नाम से। तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है उसको हम बंग भवन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मिलिट्री ऑफिसर्स, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम, जमाते इस्लामी अमीर शफीकुर रहमान, जातीय पार्टी चेयरमैन गुलाम मोहम्मद कादर, as well as foreign diplomats UK, Japan, China, Philippines, Iran, Argentina, Qatar and UAE and the Netherlands were present at the ceremony. No one from the Awami League, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, was seen at the बंग भवन। क्योंकि आप समझिए जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि वहां पर अभी जो बांग्लादेश की आवामी लीग के मेंबर्स हैं उनको तक प्रोटेस्टर्स नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर भी वायलेंस कर रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं। एक मूवी जो डायरेक्टर ने बनाई थी शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के फादर हैं, जिनकी ये रिजर्वेशन का पॉलिसी था या प्रॉमिस था, उनके ऊपर जो मूवी बनाई थी उस एक्टर को, उस डायरेक्टर को, उनको भी मारा जा रहा है। तो ये सिचुएशन अभी इतनी खराब हो चुकी है कि अभी इनका यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं था। Restoring the stability and stopping anarchy have become immediate priorities as attacks, looting and destructive activities persisted in many parts of the country in the absence of government and enforcement agencies. तो बेसिकली यही है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतने टाइम से खराब हो रखी है कंट्री में, उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। क्योंकि जब गवर्नमेंट एजेंसीज की एब्सेंस होती है, क्योंकि इतने टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो गवर्नमेंट एजेंसी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, और क्योंकि अभी शेख हसीना ने स्टेप डाउन भी कर लिया तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। तो यहाँ पर अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उनका कहना है कि उनका पहला फोकस यही होगा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए। हाउएवर द बांग्लादेश आर्मी अलोंगसाइड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज said they would take action to stop the ongoing attacks across the country. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। फॉर्मर बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धादेव भट्टाचार्य डाइज। तो बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बुद्धादेव भट्टाचार्य, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे। उनकी कल शाम में डेथ हो गई। तो फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड वेटरन कम्युनिस्ट लीडर बुद्धादेव भट्टाचार्य पास्ड अवे इन कोलकाता। 80 मतलब इनकी 80 इयर्स में यहाँ पर डेथ हो गई। मिस्टर भट्टाचार्य बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन 2000 एंड लेड द सीपीआईएम लेड लेफ्ट फ्रंट टू पावर फॉर 2 टर्म्स इन 2001 एंड 2006। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? तो वो सीपीआईएम से बिलोंग करते थे। कितनी बार चीफ मिनिस्टर बने? 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। और अगर आप वेस्ट बंगाल के सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी पूरी हिस्ट्री, इनका पूरा पॉलिटिकल करियर, ये सब चीजें आपको जाननी होंगी। तो इनका जन्म हुआ था 1944 में नॉर्थ कोलकाता में, और ये ग्रेजुएट इन्होंने किया था प्रेसिडेंसी कॉलेज,
जो कि अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन चुका है, और कम्युनिस्ट मूवमेंट से ये काफी यंग एज में ही एसोसिएट हो गए थे। उसके बाद his reign as chief ministers was marked by a push for industrialization as well as violent protests against forcible land acquisition। तो इनका जो टाइम था, जितना भी टाइम इन्होंने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के तौर पे 10 साल जो इनका कार्यकाल था, उस टाइम पे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस, तो फोर्सिबल लैंड एक्विजिशन होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट अथॉरिटीज जो फोर्सिबली लैंड को अक्वायर कर लेती हैं, उसके खिलाफ इनकी गवर्नमेंट के दौरान प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो इन 2022 when the NDA government announced पद्म भूषण to him, he refused it। ठीक है। Buddhadev Bhattacharjee was the last of the communist stalwarts from West Bengal, a quintessential member of the Bhadralok who loved to read poetry, Kafka and Marquez, and was a huge fan of sports. Honest and transparent, he dreamt of transforming West Bengal from an industry-starved to an industry-resurgent state। क्योंकि अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के बाद जो बंगाल की सिचुएशन रही है, वो धीरे धीरे करके डिटीरियोरेट हुई है। इंडिपेंडेंस से पहले बंगाल जो था वो इंडस्ट्रियल सेंटर था, कल्चरल सेंटर था, आर्ट का सेंटर था, लिटरेचर का सेंटर था। बट इंडिपेंडेंस के बाद जो बंगाल की लेगेसी रही है वो थोड़ी डिटीरियोरेट हुई है। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य का ये कहना था कि इसको एक इंडस्ट्री रिच स्टेट बनाना है, इंडस्ट्री रिसर्जेंट स्टेट बनाना है, क्योंकि एट प्रेजेंट ये एक इंडस्ट्री स्टार्व्ड स्टेट था। अब अगला न्यूज है हमारा, व्हाई हिमालयन टाउन्स नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी रिसेंटली हमने देखा है कि हिमालयन टाउन्स जैसे कि गुवाहाटी हो गया, श्रीनगर हो गया, हिमाचल के कुछ टाउन्स हो गए, वहां पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ये ह्यूमन मेड कॉजेस की वजह से होते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो जो वहाँ की नेचुरल इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो गई है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो आते हैं। तो द इंडियन हिमालयन रीजन कंप्राइजिंग 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट अर्बन ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 40% फ्रॉम 2011 to 2021। तो ये जो इंडियन हिमालयन रीजन है इसमें 11 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इनका जो ग्रोथ रेट है पिछले 10 सालों में या 2011 से 2021 तक वो करीब करीब 40% के लगभग का रहा है। तो अर्बन एक्सपेंशन इन दीज रीजन्स नेसेसिटेट्स अ डिफरेंट डेफिनेशन एंड अप्रोच टू अर्बनाइजेशन ड्यू टू यूनिक ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस। तो अब क्या क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ लिखा गया है कि इनका जो ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल कंडीशन है वो यूनिक है। तो कैसे? तो ये माउंटेन्स में लोकेटेड है, माउंटेनस टेरेन है, फॉरेस्ट है यहाँ पर, तो नॉर्मल जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इनके लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? तो cities like Srinagar, Guwahati, Shillong and Shimla along with smaller towns struggle with managing essential civic issues such as sanitation, solid and liquid waste and water supply. These towns are plagued by inadequate urban planning as existing models are adapted from the plains and are not suitable for the mountainous terrains and conditions of the Himalayas. There is significant shortfall in human resources with some regions like Kashmir Valley facing 75% शॉर्टेज इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो, अब आप देखिए पहाड़ों में लोग घूमना पसंद करते हैं, लेकिन किसी को बोला जाए कि परमानेंटली आपको पहाड़ों में ही रहना है, डेली आपको, देखिए जैसे शिमला वगैरह अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर ऊपर ऊपर के टेरेन्स पे गाड़ियां नहीं जाती हैं, लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ता है। तो ये चीजें जो है वो हर कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स का काफी हद तक डिपार्चर हो चुका है और लोग जो है वो प्लेन्स में आकर के सेटल होना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो गया है। उसके बाद यहाँ पर अर्बन प्लानिंग जो है वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अर्बन प्लानिंग का मॉडल हम प्लेन्स में अडॉप्ट करते हैं वही हमने यहाँ अडॉप्ट करने की कोशिश करी, और ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लेन्स का जो टेरेन है वो डिफरेंट है, माउंटेन्स का टेरेन है वो डिफरेंट है।
तो इसीलिए ये भी चैलेंजिंग है। उसके अलावा यहाँ पर सैनिटेशन को लेकर के, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट और वाटर सप्लाई को लेकर के जो चैलेंजेस हैं वो परसिस्टेंट रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन की, कि ये जो इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स हैं अर्बनाइजेशन के इन सिटीज में वो क्या है। तो अर्बन एक्सपेंशन इज एनक्रोचिंग ऑन द पेरिफेरीज ऑफ विलेजेस लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ ओपन स्पेसेस, फॉरेस्ट, लैंड एंड वाटरशेड्स। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर शिमला है तो शिमला के मेन सेंटर तक ही आपका अर्बनाइजेशन तक है, जो है वो कन्फाइंड है, वहां तक सीमित है। जो आउटस्कर्ट्स हैं, जहां पर विलेजेस लोकेटेड होते हैं, वहां तक भी ये अर्बनाइजेशन पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने ओपन स्पेसेस खो दे रहे हैं, फॉरेस्ट खो दे रहे हैं, अपना लैंड खो दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन रूरल एरियाज में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर इंस्टेंस इन श्रीनगर, लैंड यूज चेंजेस बिटवीन 2000 and 2020 led to 75.58% increase in built up areas, while water bodies decreased by nearly 25%. अब अगर वहां पर जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ेगा, मतलब वहां पर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी जो फुटफॉल है लोगों का वो भी बढ़ेगा, भले ही वो टूरिज्म के लिए क्यों ना हो, क्योंकि हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। तो अगर लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं टूरिज्म पर्पसेस के लिए, तो उनके लिए वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। अब वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, बट वाटर रिसोर्सेज जो है, वाटर बॉडीज जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन कर रही है। तो दिस एक्सपेंशन हैज कॉज्ड डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस exacerbated by climate change and the increasing intensity of tourism. दूसरा चैलेंज है inadequate infrastructure and planning. तो planning institutions in Indian Himalayan region towns are still using land use principles unsuitable for these regions. This leads to development of unsustainable infrastructure that fails to account for geological and hydrological vulnerabilities. There is a lack of proper planning to address the specific needs of these towns, such as climate resilience and eco-friendly infrastructure. For example, जो ये माउंटेन्स होते हैं, इनमें ट्रीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि सॉइल को ये होल्ड करके रखते हैं। तो अगर ट्रीज को हम कट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन एकदम पीक पे चला जाता है, तो लैंडस्लाइड्स वगैरह का जो खतरा है यहाँ पर वो बढ़ जाता है। लेकिन सेम सिचुएशन जो है वो प्लेन्स में नहीं आती है। तो प्लेन्स में जिस हिसाब से पेड़ काटे जाते हैं, अगर सेम मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं माउंटेनस टेरेन्स में, तो ये यहाँ के इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो देयर इज अ नीड फॉर अ डिफरेंट अप्रोच। अब कैसा अप्रोच होना चाहिए? तो बॉटम अप अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग इज नीडेड इन द इंडियन हिमालयन रीजन, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द प्लानिंग प्रोसेस। क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो वहां पर जो इकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, उसको समझती हैं। अब कोई इंसान जो ब्यूरोक्रेट है वो साउथ से उठ के चला जाएगा या कहीं और से उठ के चला जाएगा इंडियन हिमालयन रीजन में, और वहां जाकर के अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाने लगेगा बिना ग्राउंड स्टडी किए हुए, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ना तो वहां के लोगों को एक्सेप्टेबल होगी, और ना ही ये पॉसिबल होगा कि उन पॉलिसीज का बेटर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। तो एक बॉटम अप अप्रोच चाहिए, जहां पर कि आप लोकल कम्युनिटीज को कंसल्ट करें कि हाँ कैसा पॉलिसी होना चाहिए, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, क्या क्या चीजों से यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्या कल्टीवेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी जगह पे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें अर्बन प्लानिंग में इनकलकेट करके एक बेटर बॉटम अप पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी। There the focus should be on sustainable eco-friendly tourism and infrastructure development that preserves the fragile ecology of the region. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप होटल्स बना रहे हैं तो बनाए जा रहे हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए कि जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब ना हो, जो सस्टेनेबल बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। एडिशनली देयर इज अ नीड फॉर इंक्रीज्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट with intergovernmental transfers to local bodies in these regions currently being insufficient. कि जो local governments हैं उनको भी हमें यहाँ पर जो required resources हैं वो देनी पड़ेंगी, ताकि वो भी अपने हिसाब से चीजों को प्लान करके और जो मॉडल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके। तो क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं? तो सबसे पहला, फाइनेंस कमीशन शुड इंक्लूड अ सेपरेट चैप्टर ऑन अर्बन फाइनेंसिंग फॉर
Indian Himalayan region, ensuring adequate funding for the infrastructure needs of these towns, a shift towards climate resilient urban design and the shelving of consultant driven urban planning processes is recommended to better cater to the unique challenges of the Himalayan towns. कि basically हमें एक सेपरेट सेक्शन रखना होगा कि इंडियन हिमालयन रीजन की फाइनेंसिंग जो है वो कैसे होगी, उनकी अर्बन फाइनेंसिंग वगैरह को ध्यान में रखते हुए, प्लस यहाँ पर हमें कंसल्टेंट ड्रिवन अर्बन प्लानिंग प्रोसेसेस की जो लोग हैं वहां पर उनसे कंसल्ट करके यहाँ पर जो प्लानिंग प्रोसेस है वो बनाना होगा ताकि वहां उस एरिया के जो यूनिक चैलेंजेस हैं उनको हम एड्रेस कर सकें. नेक्स्ट जो न्यूज है वो है नो क्लिनिकल ट्रायल फॉर ड्रग्स अप्रूव्ड इन सेलेक्ट नेशंस. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 के हिसाब से एक नया रूल जारी किया है कि कुछ कंट्रीज में अप्रूव किए ड्रग्स के लिए इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इन अ डिसीजन दैट विल मेक ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल in the local market, the union government has decided to waive the requirement for clinical trials in India if the drugs are approved in the US, UK, Japan, Australia, Canada or the European Union. अब ये 6 जगहों पर अगर जो ड्रग्स जो हैं, जो मेडिसिन हैं वो अप्रूव की जाएंगी तो इंडिया में उनके लिए क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना पड़ेगा. तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई ड्रग हम बनाते हैं या कोई ड्रग हम इंपोर्ट करते हैं, ड्रग्स यहाँ पर मेडिसिन के कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, तो उनका पहले हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं. एक सैंपल पॉपुलेशन पे उसको टेस्ट किया जाता है कि वो ड्रग्स जो हैं वो सूटेबल है या नहीं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या जिस भी ऑर्गेनिज्म के कंजम्पशन के लिए वो बनाया जा रहा है. तो वो सक्सेसिव स्टेजेस में होता है कि पहले एनिमल्स पे किया जाता है, फिर ह्यूमंस, एक सर्टेन नंबर ऑफ ह्यूमंस पे किया जाता है, फिर उसके बाद उसको और एक्सपैंड किया जाता है, तब जाकर के उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है. और ऐसा प्रोसेस लगभग हर एक कंट्री में होता है. तो इंडिया का कहना है कि इन 6 जगहों से अगर वो ड्रग्स आ रहे हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उसके लिए सेपरेट क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो द गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड अ सेट ऑफ 5 कैटेगरीज of new drugs that will be considered for the Indian market. तो कौन कौन से कैटेगरीज हैं? ड्रग्स फॉर रेयर डिजीजेस, जीन एंड सेलुलर थेरेपी प्रोडक्ट्स, न्यू ड्रग्स यूज्ड इन पैंडेमिक सिचुएशंस, new drugs used for special defense purposes, and new drugs having significant therapeutic advances over the current standard care will be considered for the waiver. The order issued by India's drug regulatory agency, कौन सी है? तो Central Drug Standard Control Organization, said the union government had authorized the exemption of local clinical trials for approval of new drugs under Rule 101. और ये Rule 101 किसका है? तो New Drugs and Clinical Trials Rules 2019 का है, जो कि कहता है कि with the approval of the union government, the central licensing authority may specify by an order the name of the countries from time to time for considering waiver of local clinical trial for approval of new drugs. तो इसमें हमारे लिए ये important है कि ये जो regulatory authority है वो कौन है? तो Central Drug Standard Control Organization. दूसरा कि ये जो laws है या ये जो rule है वो कौन सी law के तहत बनाया गया है? तो न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के रूल 101 के तहत. और ये जो एग्जेम्पशन है वो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए अब दे दिया गया, वो टाइम टू टाइम पीरियोडिकली रिवाइज किया जाएगा कि आज अगर हमें लगता है कि इन कंट्रीज से आए हुए ड्रग्स को हमें एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है तो कल को हो सकता है कि कुछ और कंट्रीज को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है. अब बढ़ते हैं हमारे आज के एडिटोरियल्स पर. तो पहला एडिटोरियल है हमारा अ मोमेंट फॉर जस्ट ट्रांजिशन टू टेक विंग. तो यहाँ पर बात हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंटेक्स्ट में, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है वो हमारा फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वो जो ट्रांजिशन हो वो एक जस्ट ट्रांजिशन हो. तो उसी कंटेक्स्ट में ये जो आर्टिकल है वो दिया गया है. The Supreme Court decision in the case of M.K. Ranjit Singh versus and others versus Union of India addressed the adverse impacts of climate change
but received mixed reactions due to its failure to protect endangered biodiversity, specifically the Great Indian Bustard. तो क्या हुआ था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो केस है वो दर्ज किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोलर एनर्जी के लिए जो ग्रिड्स हैं वो बना रही थी। तो ये जो अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं वो ज्यादा लंबा उड़ नहीं सकती हैं, ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकती हैं, तो वो जब भी उन वायर्स से ग्रिड से टकराती थी तो कभी कभी उनकी मौत हो जाती थी। तो कोर्ट ने पहले जजमेंट दिया कि ये जो लॉ मतलब ये जो ग्रिड्स हैं, ये जो वायर्स हैं वो आपको अंडरग्राउंड लेकर के जाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना हुआ कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये हम कर रहे हैं सोलर एनर्जी के लिए और एनर्जी ट्रांजिशन भी हमारे लिए जरूरी है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो कोर्ट है उनका ये डायरेक्शन हुआ कि ठीक है, हमें ट्रांजिशन करना जरूरी है कि हम कोल इकोनॉमी से रिन्यूएबल इकोनॉमी की तरफ बढ़े या ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़े, ये हमारे लिए जरूरी है। ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम कोल टू ग्रीन, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ट्रांजिशन हो वो एक जस्ट ट्रांजिशन हो, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पता ही ना चले कि कुछ चेंज भी हुआ है। वो इतना स्मूथ शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम कोल टू ग्रीन एनर्जी कि किसी को भी उससे कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम जस्ट ट्रांजिशन की बात करें तो concept of just transition is relatively new in the context of Indian climate change litigation. It focuses on ensuring that the transition to a more sustainable economy is equitable and inclusive, particularly for the communities dependent on fossil fuels. For example, जैसे जो लोग कोल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अब अगर रातों रात उनको बोल दिया जाए कि कल से जो ये कोल इंडस्ट्रीज हैं वो बंद कर दी जाएंगी, तो कहाँ जाएंगे वो लोग? जो लोग बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक वो कोल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, वो कहाँ जाएंगे? तो जो भी कम्युनिटीज हैं, स्पेशली वैसी जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो यहाँ पर उन पे हमें फोकस करना होगा ताकि उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो। अब ये जो जस्ट ट्रांजिशन है इसके क्या एडवांटेजेस है? तो सबसे पहला एडवांटेज है फ्रेमिंग कोर issues. The just transition allows the court to facilitate equitable and inclusive climate action by framing the core issue, juxtaposing decarbonization and biodiversity protection. कि यहाँ पर दो चीजें हैं, पहला है decarbonization, कि हमें कार्बनाइजेशन को कम करना है, जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना है, और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। अब ये दोनों चीजें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि पैरेलल लाइंस है, कि ये कभी मिल नहीं सकती हैं। दोनों चीजें हमें एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए ही करनी है। तो ऐसे करना है कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए, यानी इन दोनों को एक साथ किया जा सके, दोनों को डिफरेंट गोल्स की तरह ट्रीट ना किया जाए, दोनों साइमल्टेनियसली अचीव करने की कोशिश की जाए। दूसरा है जो यहाँ पर एडवांटेज, वो है नॉन ह्यूमन एनवायरनमेंट एज एन एंटिटी। द इंट्रोडक्शन ऑफ जस्ट ट्रांजिशन ब्रेक्स न्यू ग्राउंड बाय रिकॉग्नाइजिंग नेचर और द नॉन ह्यूमन एनवायरनमेंट एज एन अफेक्टेड एंटिटी, विच इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसमें जब जस्ट ट्रांजिशन की जो बात हुई थी और जो वल्नरेबल कम्युनिटी हमने देखा, वो वल्नरेबल कम्युनिटी यहाँ पर कोई ह्यूमन कम्युनिटी नहीं है, बल्कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की यहाँ पे के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ ये कहना है कि ये जजमेंट दिखाता है कि हम सिर्फ ह्यूमंस पर ही नहीं बल्कि नॉन ह्यूमंस पर भी फोकस कर रहे हैं। दूसरा है, तीसरा है मतलब bolstering Indian jurisprudence. So it strengthens the potential for future just transition litigation in India, focusing on the burdens and benefits of decarbonization. तो अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो पहली बार जस्ट ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट 1970s में इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जॉब लॉस ड्यू टू एनवायरमेंटल रेगुलेशन। ओवर द टाइम इट हैज इवॉल्व्ड टू इंक्लूड कंसर्न्स ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज, इंडिजिनस पॉपुलेशंस एंड दोज डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। जैसे जो लोग देखिए कि इंडियन हिमालयन रीजन में रहते हैं, उन पे ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो ज्यादा पड़ेगा कंपेयर टू वो लोग जो कि प्लेन्स में रहते हैं या वो लोग जो आइलैंड्स पे रहते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क इन इंडिया टू एड्रेस द यूनिक सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस
posed by climate change, particularly in renewable energy and decarbonization efforts. कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो हम जो भी चैलेंजेस आएंगी क्लाइमेट चेंज की वजह से या उसके जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उन चैलेंजेस पर हम ध्यान दे सकते हैं ताकि एक बेटर वे ऑफ ट्रांजिशन को हम अचीव कर सकें। तो जुडिशरी का जो अप्रोच है, जो करंट अप्रोच टू रिन्यूएबल एनर्जी केसेस है, वो है लार्जर पब्लिक बेनिफिट ऑफन आउटवेज द स्पेसिफिक कंसर्न्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो अभी जो जुडिशरी का अप्रोच है वो है यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच यानी कि मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर, कि अगर छोटी बहुत कम्युनिटी जो है, थोड़ी छोटी कम्युनिटी जो है वो अगर थोड़ा डिसएडवांटेज भी हो जाए तो एक बड़ा नुकसान बड़ी कम्युनिटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इट कॉल्स फॉर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन्स एंड बेनिफिट्स ऑफ डिकार्बनाइजेशन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कम्युनिटी 10 लोगों की हो या 100 लोगों की हो, दोनों का ही इक्वल इंपॉर्टेंस है और इक्विटेबल यहाँ पर दोनों पर ध्यान होना चाहिए। दोनों के लिए शेयर ऑफ बर्डन और बेनिफिट दोनों इक्विटेबल होना चाहिए। तो द जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क कुड गाइड फ्यूचर लिटिगेशन, particularly in cases involving protection of biodiversity such as the Great Indian Bustard and the broader impacts of decarbonization on various communities। कि ये जो केस है ये एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह काम करेगा आने वाले ऐसे सिमिलर केसेस के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट आज का एडिटोरियल है हमारा वो है चेंज इन बांग्लादेश, द चैलेंजेस फॉर इंडिया। तो अभी अब तक आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे रिजर्वेशन को लेकर के, उसके बाद वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो देश छोड़ करके चली गई हैं और प्रेजेंटली एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है जिसको कि हेड कर रहे हैं फॉर्मर नोबेल पीस लॉरिएट और वहां के ग्रामीण बैंक के फाउंडर मोहम्मद यूनुस। तो यहाँ पर अब बांग्लादेश में एक तरीके का रेजिम चेंज हुआ है, रेजिम शिफ्ट हुआ है। तो इसके इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेंगे और क्यों पड़ेंगे? क्योंकि जो अवामी लीग थी यानी शेख हसीना की पार्टी, वो हमेशा से प्रो इंडिया रही है कि इंडियंस को हमेशा से वहां से बेनिफिट हुआ है। तो अब आने वाले टाइम में इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस बारे में यहाँ बताया गया है। तो इन 2009 mutiny of the Bangladesh Rifles, the paramilitary force rebelled against the newly elected government of Prime Minister Sheikh Hasina, resulting in the deaths of 74 people, including 57 army officers. India's prompt diplomatic response during this crisis is highlighted, showing the importance India places on stability in बांग्लादेश। 2009 में भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें कुछ लोग जो थे वो मर गए थे, कुछ लोग घायल हुए थे। उसके बाद इंडिया ने काफी प्रॉम्प्ट तरीके से यहाँ रिस्पॉन्ड किया, जो कि ये दिखाता है कि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी इंडिया के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 2024 इलेक्शंस की बात करें तो 2024 इलेक्शंस इन बांग्लादेश वर लेस इंक्लूसिव, marked by opposition boycotts, democratic erosion and increased political violence, particularly from youth and स्टूडेंट ग्रुप्स। की 2024 में जो इलेक्शंस हुए बांग्लादेश में, जिसमें एक बार फिर से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी, वो इलेक्शंस कहा जा रहा है कि वो कंप्लीटली फ्री एंड फेयर नहीं थे, क्योंकि वहां पर ऑपोजिशन जो थी वो वॉक अवे कर जाती थी, इंक्लूसिव नहीं था उतना इलेक्शन, और काफी हद तक यूथ और स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है और वायलेंस है वो इन इलेक्शंस के दौरान देखने को मिला था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जीत है वो शेख हसीना की हुई थी और उनका जो गवर्नमेंट है वो बना था। तो द प्रोटेस्ट लेड बाय द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट एस्केलेटेड इनटू अ सीरियस चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो बांग्लादेश हैज विटनेस्ड द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री, particularly under the leadership of General U.A. Ahmed, who took over after a coup in 2007 and played a key role in controlling political violence and facilitating elections. क्योंकि 2007 के पहले बांग्लादेश की मिलिट्री का इतना ज़्यादा हाथ नहीं होता था बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में या गवर्नमेंट पॉलिटिकल अफेयर्स में, लेकिन आफ्टर 2007 जो जनरल U.A. मोहम्मद है उनकी लीडरशिप में जो आर्मी का इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है, वो बांग्लादेश पर बढ़ गया।
The appointment of Nobel laureate Muhammad Yunus as the head of the interim government is seen as a move to placate the army and the public, although it also reflects the military's growing control over the political process. कि भले ही यहाँ पर जो PM है, जो interim government के head हैं, वो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो मूव है ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि अल्टीमेट जो कंट्रोल है वो आर्मी के पास है। तो इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो इनस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश could have significant implications for India, especially given the rise of extremist groups like Jamaat-e-Islami, which has a history of violence and anti-India sentiment. कि अभी देखिए फर्स्ट आर्टिकल में हमने देखा कि जो मोहम्मद यूनुस का स्वर्निंग इन सेरेमनी हुआ, उसमें जो ये जमात-ए-इस्लामी है, एंटी इंडिया ग्रुप, उनके मेंबर्स को भी बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे ग्रुप्स का जो राइज है वो बांग्लादेश में होगा। और शेख हसीना की ये पॉलिसी थी कि बांग्लादेश के सॉइल पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं होंगी, जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस उनके टेन्योर के दौरान बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन प्रेजेंटली ऐसा नहीं है। तो इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद बांग्लादेश built on strategic cooperation is at risk if the situation deteriorates further। कि अगर ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है तो हमारा जो बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, कल्चरल कोऑपरेशन है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, वो यहाँ पर खराब हो सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें बांग्लादेश और इंडिया जो है वो एक साथ है, फिर चाहे वो बिम्स्टेक हो या सार्क हो, ये सारों में इंडिया और बांग्लादेश जो है वो ग्लोबली कोऑपरेट करता है। The situation in Bangladesh is compared to the political crisis in Myanmar and Maldives, where democratic processes have also been undermined by the military or authoritarian rule। म्यांमार में भी ऐसा हुआ कि वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ऑंग सान सू की, उनको हाउस अरेस्ट में कर लिया गया और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। सिमिलर सिचुएशन मालदीव्स में भी देखने को मिली। तो ऐसा सिचुएशन हमारे, अब अगर हम अपने नेबर्स की बात करें, ये हमारा इंडिया है, और अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो यहाँ है पाकिस्तान, वहाँ पे भी जो सिचुएशन है वो अभी बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ है अफगानिस्तान, जहाँ पर कि ऑलरेडी जो तालिबान है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। यहाँ है बांग्लादेश, इनकी भी सिचुएशन खराब हो चुकी है। म्यांमार, इसकी भी सिचुएशन खराब हो चुकी है, यहाँ पर भी मिलिट्री रूल चल रहा है। श्रीलंका, तो उसमें भी हमने लास्ट ईयर जो है सिविल वॉर के बाद, सिविलियन प्रोटेस्ट के बाद रजीम चेंज देखा है। नेपाल में भी हमने देखा कि वहां पर फिर से रजीम चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा नेबरहुड है, उसके बाद अगर हम मालदीव्स की बात करें तो वहां से भी हमारा जो रिलेशंस है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। तो ये पूरा, और चाइना तो एज यूजुअल जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं वो कुछ खास हमारे नहीं है। तो हमारा पूरा का पूरा नेबरहुड की अगर हम बात करें तो वो अभी डिस्टर्ब चल रहा है, जिसकी वजह से इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया पर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इंडियाज अप्रोच टू दीज सिचुएशंस एम्फसाइजिंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स इज सजेस्टेड एज अ मॉडल फॉर हैंडलिंग द करंट चैलेंजेस इन बांग्लादेश। कि अभी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हैं, वो बांग्लादेश के साथ बरकरार रहें, और जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा जो रिवर शेयरिंग को लेकर के है, या हमारा जो कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेकर के है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमारे जो कमिटमेंट्स हैं, वो सारे बरकरार रहें। तो देयर इज अ नीड फॉर इंडिया टू कंटिन्यू इट्स एंगेजमेंट विद बांग्लादेश बोथ डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली टू प्रिवेंट फर्दर डिस्टेबलाइजेशन। The strengthening of India's ties with the military and other influential groups in Bangladesh is seen as crucial to maintaining regional stability। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि म्यांमार में जब मिलिट्री की रूल आई तो हमने कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया क्योंकि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में को सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान में भी यही हुआ था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी उसी के साथ हम कोऑपरेट करेंगे, बट अल्टीमेटली ये सोल्यूशन नहीं है। अगर हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं तो सिर्फ किसी एक के रेजीम में ये चीज़ नहीं है हो सकती, सक्सेसिव रेजीम्स के साथ हमें ऐसा स्टेप्स जो है वो लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो बरकरार
रहेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।